morning, everyone. I hope that you will all fine. First of all, I wish to all my students and all my colleagues, all my known persons a very happy and prosperous New Year 2022. I hope that this new year brings a lot of happiness and prosperity in your life, and your life will full of enjoy, wealth and health. In this series we have to complete it term 1, which is in the form of MCQs, and the term 2 is descriptive types. And I hope that you will know that the CBSE has changed their time duration from 90 minutes to 2 hours. 1.5 घंटे से आपका समय बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया गया है। CBSE ने अनाउंस कर दिया है। जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। तो उसमें जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं, ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। और इस टॉपिक में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। रिप्रोडक्शन कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। कुछ प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो कुछ प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। उसी तरह कुछ एनिमल्स रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये टर्म डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। इसमें MCQs भी आएंगे और क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा। अभी जो आदत थी टर्म 1 की, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा, समझा और टिक लगा दिया, आपने क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उनके आंसर्स रिटन में देने होंगे, तो आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलना होगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, री मीन्स अगेन एंड प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे लार्जेस्ट एनिमल ऑफ दिस अर्थ हो, सभी एनिमल्स में ये क्षमता होती है कि वो अपने समान अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को या ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करें, जिससे उनका एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर बना रहे। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊं और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी आपकी तैयारी होती रहे। तो हम सभी चैप्टर 1 में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। लाइफ प्रोसेसेस इज नेसेसरी टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। और अगर कोई एनिमल अलाइव है तो जाहिर सी बात है कि वो एक दिन मैच्योर होगा, समय के साथ साथ वो ओल्ड होगा और अल्टीमेटली वो डाई कर जाएगा। तो ज़रूरत है कि अगर वो स्पेसीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करना चाहता है तो वो अपने समान अपने नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करे। फिर वो नया ऑफस्प्रिंग्स आएगा, वो ग्रो करेगा टाइम के साथ, मैच्योर होगा, ओल्ड एज को प्राप्त होगा और फिर वो डाई कर जाएगा। तो इस तरह से किसी भी प्लांट या एनिमल का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता है। इसलिए एक ये प्रोसेस है जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कोई भी माइक्रोस्कोपिक या लार्जेस्ट एनिमल ऑफ दिस अर्थ हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स विच इज़ exactly similar or sometimes there is some variations can also be seen in the sexual reproduction। इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ लेते हुए जाता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता रहेगा। कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जो CBSE के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
उनमें जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको उन क्वेश्चंस के तरफ ले चलूँगा। तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस के आंसर को भी नोट करते जाएं, जिससे आपकी एक नोट्स भी तैयार हो जाए और आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाए। बुक्स में डिटेल में दिया है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट आउट करके चीज़ें को बताऊंगा, जिससे आपको ज़्यादातर काम की बातें यहाँ मिल जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो आंसर में मैंने लिख दिया है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। लिखा मैंने द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। जो अपने समान बेबीज़ या ऑफस्प्रिंग्स या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज। दिस पॉइंट इज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट द reproduction can be successful in the same species. You can't be able to produce the new organism with different species. So keep in mind, with the same species is known as reproduction. एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को बता दे रहा हूँ। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। Production of new organism from the existing organism of the same species is called as reproduction. तो दूसरी definition भी हम दे सकते हैं, the process by which new organism is produced by their existing ones या by their parents which is exactly similar to their parents are called as reproduction. तो ये बेहतरीन definition आप केवल सिंपल लिख सकते हैं और जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सेम स्पेसीज का मतलब मैंने कहा ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करेंगे, काउज का बच्चा काल्फ होगा, इसी तरह लायन अपने बेबी को प्रोड्यूस करेगा, टाइगर, कैट, प्लांट्स में कोई भी प्लांट हो। तो सिमिलर स्पेसीज में ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। आप चाहें तो दूसरे स्पेसीज का दूसरे स्पेसीज से रिप्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए जो आने वाली ऑफस्प्रिंग्स है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और मुश्किल है कि रिप्रोडक्शन हो पाए। तो पहला क्वेश्चन आपका रहा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई डू वी नीड टू रिप्रोड्यूस। क्यों किसी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है कि वो रिप्रोडक्शन करे, वो चाहे तो ना भी करे, लेकिन अगर वो ना करेगा तो इसका जो मतलब होगा कि उस स्पेसीज़ का इस दुनिया से अब विलुप्त हो जाना है, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, पूरी स्पेसीज़ वहाँ उसकी फिनिश हो जाएगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कितना ही माइक्रोस्कोपिक, जैसे आपने देखा अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया, प्लांट हायर प्लांट में एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एनिमल में काउज, बुफेलोज, ह्यूमन बींग्स, कोई भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वायरसेस क्यों ना हो, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करना है तो उसे रिप्रोडक्शन करना होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। पॉइंट्स वाइज मैंने लिखा है, इसको बता देता हूँ। यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म अगर इस दुनिया में अपना एग्जिस्टेंस बनाना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी स्पेसीज़ कंटिन्यू करे, सर्वाइव करे,
तो उसे रिप्रोडक्शन करना होगा। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। किसी भी स्पेसीज के को सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ पर रिप्रोडक्शन करना होगा। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ये रहा रिप्रोडक्शन का। दूसरा है इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे आपने देखा होगा कि पहले डायनासॉर्स या जो भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हुए हैं, चाहे वो बर्ड्स हों चाहे कोई भी स्पेसीज हो, अगर किसी भी तरह से उसमें रिप्रोडक्शन बाधित हुआ है या फिर उनकी संख्या धीरे धीरे कम हुई है, तो इसका जो सबसे मुख्य कारण था वो है कि इनमें रिप्रोडक्शन ना हो पाना। बहुत सारे ज़ू और सेंचुरीज़ हैं जहाँ पर दूसरे स्पेसीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है कि उन और दूसरे स्पेसीज़ को वहाँ पर ले जाया जाता है कि जिससे वो रिप्रोडक्शन करें और रिप्रोडक्शन करें ताकि वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें जिससे उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। तो दूसरा पॉइंट है इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तीसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर एंड मोर ऑर्गेनिज्म with the same basic characteristics as their parents. Reproduction give rise to more and more organism. Reproduction ensure करता है कि continuity भी बनी रहे, species on this earth, species survive भी करे इस धरती पर। और reproduction का तीसरा importance है कि वो अपने समान similar basic characters जिसमें हों ऐसे नए नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस भी करता रहे। तो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्शन के दौरान जो आने वाली ऑफस्प्रिंग्स हैं, आने वाले बच्चे हैं, आने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, आने वाले सेल्स होंगी, डॉटर सेल्स होंगी या जो उनके बच्चे होंगे, उनमें अपने पेरेंट्स के समान बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगी और उनका नंबर भी बढ़ता रहेगा। ठीक, और इसके बाद मैंने नोट्स में लिख दिया है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पेरेंट्स। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म जिनसे उनके ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होगा, जिससे उनके न्यू इंडिविजुअल्स आएंगे, जिससे उनके बच्चे आएंगे, जिनसे उनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, वो उनके पेरेंट्स कहलाएंगे। और जिनसे वो प्रोड्यूस होंगे, जो प्रोड्यूस होंगे वो उनके ऑफस्प्रिंग्स कहलाएंगे। ये नोट आप सेकंड में देख सकते हैं। दूसरा है द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय, और दूसरा पॉइंट है द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय देम आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। जो न्यू ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस्ड होंगे उनको हम लोग कहेंगे ऑफस्प्रिंग्स या देयर यंग वंस। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो में आपने दो टॉपिक अभी तक देखा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो क्वेश्चन आज आप इसको नोट करेंगे। बाकी जो टॉपिक होगा मैं ऐसे वीडियो छोटे छोटे आपको टॉपिक वाइज बताते रहूँगा। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो इनकी नोट्स बनाएं, इनको कॉपी पर नोट करें, इनको मेमोराइज करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन रुकने ना पाए, राइट। तो एक बार मैं आपको समराइज भी कर दूंगा अभी कि आपने क्या इसमें पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। तो आपने देखा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, the production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. याद रखना है आपको the process by which an organism produces their young ones and from the same species is known as reproduction. दूसरा टॉपिक आपने देखा importance of reproduction. Reproduction is essential for the survival of a species on this earth. रिप्रोडक्शन किसी भी स्पेसीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो
कंटिन्यू करे या फिर सरवाइव करे ऑन दिस अर्थ पर। तो पहला इम्पोर्टेंस ये हुआ। दूसरा इम्पोर्टेंस इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये इस अर्थ पर उस स्पेसीज की लाइफ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करती है। तीसरा, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर्स बढ़ाता है विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। ठीक। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट्स कहलाएंगे एंड द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय देम इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग्स। तो 3 पार्ट में रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन और नोट, 3 चीज़ें मैंने आपको इसमें बताया है। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तब तक आप इसे देखकर नोट्स बना लें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप न्यू और नए नए चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझते भी जाएं, उसकी नोट्स भी लेते जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए जिससे सबको ये नोट्स अवेलेबल हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, वेल, आवर सेकेंड टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट सेक्शन में आपने देखा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। 3 topics are completed in the section 1 and our section 2, how many types of reproduction. First of all, जिन लोगों ने भी रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं जाना है वो रिप्रोडक्शन के बारे में देख लें, क्योंकि मैंने बता दिया है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। And the main function of reproduction is to ensure the continuity of the species on this earth. With the help of reproduction, any species can survive on this earth. And in this topic, we are going to cover how many types of reproduction are there. जो सेकंड क्वेश्चन टर्म 2 में पूछा जाने वाला है वो है how many types of reproduction. If the question is asked regarding the reproduction, we can write as there are mainly 2 mode या types of reproduction, that is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. We know that there are many different ways in which different organisms can produce their offsprings by their parents. Like आप देखे होंगे some organism like amoeba just splits into 2 daughter cells and produces 2 young ones of amoeba. Hydra divides by budding. Fragmentation, asexual reproduction के different methods हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे। 6 methods हैं जिसमें आपको fission, fragmentation, spore formation, budding और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे मेथड आपको पढ़ने हुए हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप कहेंगे देयर आर मेनली 2 मोड या 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सम ऑर्गेनिज्म possess reproductive organs and produces sex cells or which is also known as gametes. Some organisms do not possess reproductive organs and hence they are not able to produce the gametes or sex cells. So those organisms that do not possess the reproductive organs, hence they produces their young ones, या they divides या they reproduces with the help of asexual reproduction. मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और इस वजह से
वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, जिससे उनकी कंटिन्यूटी इस अर्थ पर बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मीन्स उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे। वो गैमीट्स या सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनके वजह से उनमें मोड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल अभी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख दिया है कि देयर आर मेनली टू मोड या टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। लेट्स वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज asexual reproduction. First we will discuss about the asexual reproduction, and after that we have to discuss about the sexual reproduction and their example in detail. You can note down on the your notes or copy the production of new organism, the production of, आप भी लिखते रहें या फिर नोट्स आपको ज़रूरी है बन जाना। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from the production of new organism from a single parent, a single parent parent means मैंने आपको बताया था कि the organism that produces their offsprings are called as parent। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट यहाँ पर स्पेलिंग VWITHOUT होनी चाहिए थी, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट of sex cells or gametes. Such mode of reproduction is called as reproduction is referred as, called as, जो भी आप लिख सकते हैं। Such mode of reproduction is called asexual reproduction। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो अब डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन होगा, इसलिए काम की बात पूछी जाएगी और आपको काम की बात ही लिखनी चाहिए। अगर आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, तो आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि सम ऑर्गेनिज्म पासेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड हेंस they are able to produce sex cells, or which is also known as gametes. But some organisms that do not able to produces sex cells or gametes, they reproduces with the help of asexual reproduction. तो यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया कि asexual reproduction क्या है। The production of new organism from a single parent without the involvement of sex cells or gametes. Such mode of reproduction is called as asexual reproduction. For example, मैं आपको एग्जाम्पल भी ढेर सारे बताने वाला हूँ।
तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आप अमीबा को ले लीजिए, तो अमीबा में दो मोड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल के तरह ही। पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें होता है फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ये फिजन के दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स आप कह सकते हैं। तो फिजन के थ्रू अमीबा जस्ट स्प्लिट कर जाता है टू पार्ट्स में, और एक सेल से मीन्स एक अमीबा से दो डॉटर सेल्स अमीबा की आ जाती हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक से दो हो जाना ही क्या है, एक रिप्रोडक्शन का तरीका है, जो तरीका कहलाता है फिजन। और फिजन में बाइनरी फिजन इसलिए क्योंकि एक से दो डॉटर सेल्स आ रही हैं। उसके अलावा आप मल्टीपल फिजन को देख सकते हैं। मल्टीपल फिजन जैसे लिस्मानिया में होता है, उसके बाद मलेरियल पैरासाइट्स में होता है, जिसमें आप देखेंगे मल्टीपल मीन्स मेनी, एक मलेरियल पैरासाइट्स से थाउजेंड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स एक बार में प्रोड्यूस होते हैं। अब आप सोचिए कि 1000 मलेरियल पैरासाइट्स जब डिवाइड करेंगे तो एक से 1000, तो 1000 से 1000 इंटू 1000 कर लीजिए, तो ढेर सारे मलेरियल पैरासाइट्स आसानी से प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इसीलिए वो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन को इतना तेज़ी से बढ़ाते हैं कि हम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये है ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस करने का तरीका। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं, जो आपके नोट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर लाइक, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आपको यहाँ पहले ही बता दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिससे आपको आगे की नोट प्रिपेयर करने में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे आप कह सकते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये होता है अमीबा में। दूसरा अगर हम बात करें फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन होता है राइजोपस में। राइजोपस में उसके बाद बडिंग को आप ले लीजिए, ये है हाइड्रा में। आगे चल के एक एक प्रोसेसेस आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड में 4 हो गए। पांचवा तरीका है स्पोर फॉर्मेशन हो गया, बडिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक बचा है, और दूसरा बचा हुआ है रीजनरेशन, रीजनरेशन, जिसमें आप देखेंगे कि रीजनरेशन में जितने भी पार्ट्स से आप इसको प्लेनेरिया को कट कर देंगे, फिर मैं आगे चल के बताऊंगा कि प्लेनेरिया में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन हो सकता है या नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। तो रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में, जिसमें प्लेनेरिया के जितने भी पार्ट्स आप कट कर देंगे, हर एक पार्ट्स में अगर सुटेबल कंडीशंस है तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेनेरिया बना सकता है। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप देखेंगे
कि फ्लावरिंग प्लांट जैसे रोज, हिबिस्कस, बनाना, ब्रायोफिल्म, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताने की ये भी कोशिश कर दिया हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप्स से हो सकता है, या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। तो फिर कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये 6 टाइप के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर देयर एंड गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया। इसका एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने टाइप्स के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हम लोग इसके एक एक एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में कभी कभी 3 नंबर में, 4 नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रा अ सुटेबल डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन एंड इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ example amoeba. The next and most important question is how many types of asexual reproduction। जो रिप्रोडक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो कॉमन एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, मैंने लिख भी दिया है। देयर आर 6 different methods of asexual reproduction, which are fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation and last vegetative propagation। तो एक नंबर का सवाल यहाँ से आपका तैयार होता है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड एक ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स से ही डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग एक एक टाइप को पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स के साथ, तब आपका ये पूरा क्वेश्चन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश होगा। तो मैंने आगे क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज फिजन, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। फिजन क्या है, फिजन की प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करनी है एग्जांपल्स के साथ विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, we have to understand the need of diagram while we have to do the answer writing in the examination. It influences the examiner's mind a lot. With the help of suitable diagram you can pay the attention towards the examiner and gain a lot of marks in these types of questions which are related to draw the diagram। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सुटेबल डायग्राम जहाँ कहे जाएं वहाँ आपको बनाना ही चाहिए। अगर ज़रूरत है बिना कहे तो आप वहाँ भी बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका जो आंसर हो वो बेहतरीन हो, आपको एग्जामिनर से पूरा नंबर मिल सके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम बात कर लेते हैं फिजन क्या है और फिर उसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिजन क्या है, ध्यान से सुने। मैंने लिखा है मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया जस्ट splits into 2 identical halves during cell division
लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मोर देन टू भी हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ वन सेल is referred as single celled organism like protozoa and certain bacteria just splits into two identical halves during cell division। means cell division के समय कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ जस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड दीज जस्ट टू पार्ट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, और जिसके थ्रू ये दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिजन। मीन्स फिजन इज अ प्रोसेस इन विच many single-celled organisms like protozoa and bacteria just splits into two halves or two equal and identical halves. This is called as fission, and during the process of fission, creation of new organism takes place. यहाँ पर एक नोट मैंने लिख दिया है, फिजन इज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजन के दो टाइप्स होते हैं, एक बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन आप देखेंगे अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, लिस्मानिया में होगा, बैक्टीरिया में होगा, और जबकि मल्टीपल फिजन आप देखेंगे ये प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट्स में होता है। तो आपको यहाँ पर मैं बाइनरी फिजन ज़्यादा बताऊँगा, मल्टीपल फिजन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाएगा तो वो किस में होता है बस आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन तैयार होता है कि व्हाट इज फिजन, जिसमें बताया गया फिजन इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया जस्ट स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल आर आइडेंटिकल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड during this process creation of new organism takes place. This is known as fission. Fission means just splitting होता है, और बाद में आपको मैंने बता दिया कि फिजन इज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन कैसे होगा ये आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, जो ऊपर मैंने एक बार क्वेश्चन लिख दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी फिजन क्या होता है और ये अमीबा में कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। लेट्स सी द बाइनरी फिजन takes place in the amoeba. How? Binary fission is an asexual method of reproduction that takes place in the unicellular organism like amoeba, paramecium, leishmania, bacteria, etc. Means binary fission एक asexual मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया, बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी होता है। लेकिन स्पेशली हमें यहाँ पर देखना है बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो यहाँ पर नोट्स भी मैं आपको देते जा रहा हूँ। आपके सामने जो भी कुछ दिख रहा है वो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, उसको डायग्रामेटिक कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को ये वीडियो अवेलेबल हो पाए। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, उसको आप तक पहुंचाने में, इसलिए आप भी हेल्प करें ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म्स splits or divides to form two new organisms.
द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कहा जा रहा है कि बाइनरी फिजन में कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स करता है या डिवाइड हो जाता है या टूट जाता है एंड पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, और इस मेथड को, बाइनरी फिजन को, हम अमीबा में डिस्क्राइब करते हैं बाय टेकिंग द सुटेबल एग्जाम्पल, दैट इज, किसका ले लेते हैं, अमीबा का। अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और ये कॉमन सिलेबस में प्रचलित एग्जाम्पल भी है। तो आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ अमीबा या द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और लेबलिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि लेबल्ड डायग्राम को ज़रूर करें। पहला डायग्राम देखें और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेबल्ड करना ज़रूरी है, फुली ग्रोन अमीबा विच इज़ कंसिडर्ड एज पेरेंट सेल। जो डायग्राम बना लिया, समझ लीजिए वो एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है, इसलिए आप ध्यान से डायग्राम को ही समझें। एक्सप्लेनेशन बहुत आसान हो जाती है जब आप डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फिगर आपको जो दिखाया गया है वो है फुली ग्रोन अमीबा विच इज़ कंसिडर्ड एज पेरेंट सेल एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, मीन्स सेल के अंदर के कंटेंट को आप साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये आपका न्यूक्लियस दिखाया गया है। हम चाहते तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन भी दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेबलिंग है वो है न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की। और यहाँ पर फर्स्ट फिगर को हमने लिया है फुली ग्रोन अमीबा, दैट इज रिफर्ड एज पेरेंट सेल। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि जो अमीबा के बॉडी का शेप है वो कुछ इस तरह से चेंज होता है कि इस अमीबा के न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो साइज़ बड़ी होती है, मीन्स इसका जो न्यूक्लियस है वो साइज़ में, लेंथ में बड़ा होता है। तो सेकंड लेवलिंग में आप सब कुछ वही दिखा सकते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लेकिन जो मेन चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज जिसको आप कहेंगे, वो है न्यूक्लियस की साइज़ में। मीन्स सेकंड स्टेप में जो अमीबा के बॉडी का न्यूक्लियस है, जो सेल का न्यूक्लियस है, वो उसके साइज़ में, लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि जो सेल का न्यूक्लियस है वो साइज़ में बढ़ गया। जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पर आपको दिखाया गया कि द बॉडी ऑफ अमीबा हैज़ मेड अ चेंज in that manner the nucleus is divided into two parts। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, लेकिन अभी भी साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ। तीसरे स्टेप में मैंने लिखा है न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन में हमेशा और हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस के बाद ही साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियस क्यों डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड इसलिए करता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ जाती है, मीन्स when any organism reached to its maturity and is fully grown, then the nucleoplasmic disturbance is generated। जो न्यूक्लियस का बैलेंसिंग है वो क्या करेगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए अब ये ज़रूरी है कि उस सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाए, जिससे एक पर्टिकुलर एरिया तक सेल में वो कमांड बनाए रख सके। तो इस वजह से न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, अमीबा के बॉडी का जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तीसरा स्टेप,
चौथा स्टेप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है। अब अमीबा के बॉडी में कुछ ऐसी चेंजिंग हुई है जिसके वजह से ये साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन बना। मीन्स साइटोप्लाज्म बहुत पास पास आते हैं जिसके वजह से इनकी साइज़ में कमी होती है, और ये कमी इस बात का सबूत है कि अब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अब ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। और ये मैं बताऊं कि साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहेंगे, और न्यूक्लियस के दो पार्ट को डिवाइड करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, और साइटो शब्द लग गया है तो वो है साइटोप्लाज्म के लिए। तो सेल का साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड होगा तो साइटोकाइनेसिस होगी, और सेल का अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो कैरियोकाइनेसिस होगी। ऊपर यहाँ पर लेवलिंग में लिख दिया गया है साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। और इन सब के बाद 4 स्टेप्स के बाद जो अमीबा में नया स्ट्रक्चर बन के आता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ 2 यंग डॉटर सेल्स ऑफ अमीबी विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ अमीबा। तो आप देखें इसको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 एरो से आपको दिखा दिया है कि 2 डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा प्रोड्यूस हो चुकी हैं। जैसा कि आपने बाइनरी फिजन का नाम ही सुना है, बाई मीन्स 2 एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल या आइडेंटिकल हाफ्स या 2 डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो जाए, ऐसे ही मेथड को तो हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। तो आप यहाँ पे डायग्राम में क्लियर है कि 2 डॉटर अमीबी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ बाइनरी फिजन। अब इस मेथड को डिस्क्राइब करते हैं, बहुत आसान है, मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अब रिटर्न आप कैसे लिखेंगे, देखिए, व्हेन द बॉडी ऑफ अमीबा सेल्स हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, देन फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथेन्स and divides, which is known as karyokinesis, into 2 parts। मीन्स जब अमीबा की बॉडी फुली ग्रोन स्टेज में आ चुकी होती है, देन इसके बॉडी का न्यूक्लियस साइज में बढ़ता है, और सबसे पहले इसका न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो 3 स्टेप तक जो है वो पहले पॉइंट में आपने कवर कर लिया, आपने डिस्क्रिप्शन। आप अगर इस नोट्स को ना भी देखें तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि व्हेन द बॉडी ऑफ अमीबा इज फुली ग्रोन मीन्स व्हेन द बॉडी ऑफ अमीबा हैज़ रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम ग्रोथ, दैट इज इट इज़ फुली ग्रोन बाई ऑब्टेनिंग more and more food from their surrounding, then the body of amoeba starts to make a change in that manner. Hence the nucleus of the cell lengthens in the size and divides into 2 parts. Hence this process means the process of division of nucleus into 2 parts is called as karyokinesis। यहाँ तक का डिस्क्रिप्शन आपने एक पॉइंट में कवर कर लिया। अगले पॉइंट में आप यही बता देंगे, आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस या प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर दैट प्रोसेस देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ 2 डॉटर सेल्स या 2 डॉटर अमीबी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसी को आगे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं और ये फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। डायग्राम बहुत बेहतरीन है, लेवलिंग के साथ है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जा रहा है, नोट्स भी बन जा रही है, तो सब कुछ आपको बना मिल जा रहा है। बस आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए,
शेयर करिए। स्कूल भी बंद हो चुके हैं कोविड के वजह से, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। घर में बैठिए, रजाई में बैठिए, चाय पीते पीते मोबाइल से भी आप चाहें तो पढ़ लें। किताबें हैं आपके पास, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब है, और बेहतरीन बना सकते हैं आप इस समय का इस्तेमाल करके अपने आप को। जहाँ पर मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है आपको बेहतरीन बनाने की अपने सब्जेक्ट में, तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपको ये चीज़ें दूसरों तक पहुंचाने में हेल्प मिले। तो आइए सेकंड स्टेप को समझते हैं। फिर है आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस। डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया है कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद अब अमीबा का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हर एक न्यूक्लियस की तरफ बराबर मात्रा में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पहुंच जाएंगे, जिसके वजह से दोनों तरफ बैलेंस बन जाएगा। दोनों तरफ एक एक न्यूक्लियस और समान मात्रा में साइटोप्लाज्म पहुंच चुका है। अब ये साइटोप्लाज्मिक जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो आपस में डिजेनरेट हो जाएगा और सेल्स आपस में जुड़ जाएंगी। क्योंकि यूनिसेलुलर हैं तो रीजनरेशन की भी पावर होती है, इसलिए जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था डिवाइड होने के बाद भी ये सेल्स आपस में जुड़ जाएंगी। और इस तरह से इन दिस वे वन पेरेंट अमीबा डिवाइड्स टू फॉर्म टू स्मॉलर अमीबी एंड हेंस द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इज कंप्लीटेड। तो मेरी एक कोशिश है कि आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रिटन आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही मैं आज की वीडियो फिनिश करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आपका रिस्पांस इस वीडियो के प्रति कैसा है, कितने लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और देखा। तो फिर इसके आगे मैं एग्जांपल्स लूँगा आप बडिंग का, और बडिंग को भी इसी तरह डायग्रामेटिक्स नोट्स के साथ समझाऊँगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। और जो लोग वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देखें। इसके बाद फिर ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मीन्स इजी है लेकिन लंबा है। तो इसको करने के बाद हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन पे जाएंगे, जिसमें मेंडल और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर हो सकता है तो इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो फिर दूसरी वीडियो लाएंगे हम लोग। ओके, तो देखना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक्स।